हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रेजेंट नॉलेज फील्ड। तो आज हम एक और चीज का न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है साउंड। हिंदी में कहते हैं ध्वनि। उसका लेक्चर नंबर 1 है। तो आज हम साउंड के बारे में सारी कुछ जानकारी देंगे कि क्या चीज वेव्स है, तरंग वगैरह, हर एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंदर और जल्दी से जल्दी हमारे नॉलेज फील्ड को जाके सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और घंटे के बटन को तोड़ के रख दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये हमारा पहला टॉपिक है। साउंड का पहला टॉपिक क्या है इसके अंदर देखिए, यानी कि हम समझेंगे साउंड के बारे में, ध्वनि के बारे में। ठीक है ना। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जो हमारी ध्वनि है वो क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है ना। ये मेन पॉइंट है, ध्यान में रखना कि साउंड क्या है, हमारा एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साउंड प्रोपेगेट्स इन अ मीडियम इन अ फॉर्म ऑफ वेव, यानी कि किसी भी माध्यम में साउंड को चलने के लिए, ठीक है ना, तो वो किस रूप में चलती है, तरंग के रूप में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेव। ठीक है ना, इस रूप में चलती है। यानी किसी भी माध्यम में अगर साउंड चलेगा तो वो तरंग के रूप में चलेगा। ठीक है ना, इस रूप में चलेगा। ठीक है ना। ये क्या है, एक एनर्जी का, ये एक ऊर्जा का रूप है और ये किसी भी माध्यम में तरंग के रूप में चलती है, यानी कि वेव के रूप में चलती है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे तरंग को। तरंग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेव। इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अ वेव इज अ डिस्टरबेंस विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि तरंग क्या है, एक विक्षोम है। विक्षोम, हिंदी में कहते हैं विक्षोम। विक्षोम, तरंग क्या है, एक विक्षोम है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए अब मैं खड़ा हूं, अब मेरे आगे दो बंदे खड़े, मैंने चिल्ला, हम जिसे बुलाते करके कि हेलो मिस्टर, तो वो हेलो मिस्टर जो है ना, तो वो हमारा जो साउंड है वो ऊर्जा के रूप में निकला और तरंग के रूप में वो चलेगा। तो वो दूसरे व्यक्ति तक गया। तो जब वो दूसरे व्यक्ति तक जाता है ना, तो बच्चों थोड़ी सी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। वो दूसरे व्यक्ति तक जाएगा तो जो आवाज मेरे जरिए निकला था, जो साउंड, वो दूसरे के जरिए में हल्का सा कम हो जाएगा। फिर जब वो तीसरे बंदे तक सुनेगा तो वो और हल्का सा कम हो जाएगा। चौथे बंदे तक जाएगा तो वो हल्का सा कम हो जाएगा। जब लास्ट तक वो जो साउंड जाएगा ना, तो उसका एंड समाप्तम हो जाता है। मतलब कि मान लो आप, कोई व्यक्ति कोई दूर खड़ा होता है, मैं उसे बुलाता हूँ हेलो मिस्टर, तो वहां तक तो साउंड जाएगा नहीं। तो इसी में कहता है कि ऊर्जा का ह्रास भी होने लगता है कि अगर हम अपना जब किसी को बताते हैं, अपना साउंड के जरिए किसी को बुलाते हैं, तो यही बात कहता है कि जो तरंग क्या है, एक तरह का विजोम है जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है, इस तरीके से जाता है और इस तरीके से जाने में उसका ऊर्जा का भी ह्रास हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारा इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, हम पढ़ेंगे तरंगों के टाइप के बारे में। ठीक है ना। पर किसके आधार पर, ऑन द बेसिक ऑफ मीडियम, यानी कि माध्यम के आधार पर हम तरंग के टाइप को समझेंगे। पहला क्या है बेटा, नॉन मैकेनिकल वेव, जिसे हिंदी में कहते हैं अयांतरिक तरंग। नॉन मैकेनिकल वेव हो गई, इन वेव्स को किसी की माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल है। दूसरा क्या, मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंग, उल्टा इसका, इन्हें किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है संचारण होने के लिए। अब नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी होगा, जैसे कि अब हमारा स्पेस है, स्पेस में कोई माध्यम है, विदाउट वैक्यूम है, ठीक है ना, नो एयर है, नो गैस है वहां पे, तो वहां पे वेव्स कैसे चलेगी। देखिए, हमारी जितनी भी ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उन्हें उन्हें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे सूरज से यहाँ पे क्या आ रही है, लाइट आ रही है ना, तो उसे किसी माध्यम की जरूरत पड़ रही है नहीं ना। तो ये जितनी भी हमारी ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग जितनी भी होती है, उन्हें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। विदाउट माध्यम के, यानी विदाउट मीडियम के वो संचारण होती है, यानी कि चलती है। अब देखिए, हमारा इसके अंदर नेक्स्ट क्या, मैकेनिकल वेव, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं यांत्रिक तरंग। इसको, इस तरंग को संचारण होने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारी ध्वनि तरंग हो गई, जल तरंगे हो गई, है ना, तारों के उत्पन्न बीच तरंगे हो गई। अब मान लीजिए बेटा, माध्यम की जरूरत कैसे से कैसे पड़ती है। अब मैं जैसे जैसे बजा रहा हूँ तो एक तरंग उत्पन्न हुई है, ठीक है ना, तो इस ये जो तरंग उत्पन्न हुई है, इसे जरूरत पड़ी है माध्यम की। तो किसी माध्यम के जरिए ये आप तक पहुंची होगी, हमें सुनाई दी होगी। ठीक है ना। अगर अगर इसे माध्यम की जरूरत नहीं होती ना बच्चों, तो ये आपको सुनाई नहीं देती। ठीक है ना। अब तुम्हारी जल तरंग कैसे, मैं जल में कोई पत्थर डाल रहा हूं तो आपको आवाज तो आएगी कि हाँ, जल पे किसी ने पत्थर गिरा। अगर उसे भी माध्यम की जरूरत होती तो आपको कभी सुनाई नहीं आने की, कि जल में कोई पत्थर भी गिरा, आपको कभी आवाज नहीं आने की। तो ऐसी वेव्स होती है, कौन कौन सी, तुम्हारी ध्वनि तरंग हो गई, जल तरंगे हो गई। तुम्हारा गिटार में भी तो होता है कि हम बजाते हैं तारों के जरिए,
उत्पन्न तरंग होती है तभी आपको उसकी आवाज सुनाई देती है कि गिटार है, हाँ भाई गिटार बज रहा है। तो ये तुम्हारी आती है मैकेनिकल वेव, जिससे किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, ये ऐसी वेव्स है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारे दोनों टाइप की डेफिनेशन है, इसे भी पढ़ लेते हैं। दोज वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड ए नॉन मैकेनिकल वेव। एग्जांपल के तौर पर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना। अब हमारा एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि सर, कि अब हम मून पे कैसे बात करते हैं, मून पे किसके जरिए बात करते हैं। तो मून पे अगर हम बात करते हैं तो हम बच्चों रेडियो वेव द्वारा बात करते हैं, रेडियो वेव्स द्वारा बात करते हैं, जो कि एक एग्जांपल बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है ना। तो मून पे रेडियो वेव द्वारा बात की जाती है, जो कि वायरलेस होती है। ठीक है। सेकंड है हमारा मैकेनिकल वेव्स या आंतरिक तरंगें। दोज वेव व्हिच रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड अ नॉन मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एंड वेव्स इन स्ट्रिंग, यानी कि तारों के बीच में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्या है इसके अंदर पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, यानी कि माध्यम के आधार पर कणों के कंपन के आधार, यानी कि अब जो हमारा जैसे हमारा मैकेनिकल वेव हो गई, उसे माध्यम की जरूरत पड़ती है, पर हमारे माध्यम के अंदर क्या होते हैं, कण कण होते हैं, तो उसके आधार पर हमारा वेव कैसे रिएक्ट करेगी। ठीक है ना भैया। बच्चों, हमारे जो इन्वायरमेंटल है ना, इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूलर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देने का, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखने लगे तो भी नहीं दिखाई देने के लिए। ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, उसके द्वारा ही हमारी वेव्स रिएक्ट करती है। कैसे? सबसे पहला एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। और इसका अच्छा एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, साउंड ऑफ वेव। इन द सेंस कैसे? देखो, हमारी जो वेव्स की गति करने की दिशा होगी, जो हमारी वेव्स जो उसकी गति करने की दिशा होती है बच्चों, तो जो हमारे जो एनवायरमेंटल के अंदर जो कण होते हैं, उनकी जो दिशा होगी, तो वो उसकी तरह ही रिएक्ट करेगी समांतर। जो हमारे कण की दिशा होगी, तो हमारी जो वेव्स होगी, जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होगी, वो भी उसकी तरह ही रिएक्ट करती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे साउंड वेव हो गया। अब जैसे हमारा ये एयर है, तो एयर के पार्टिकल्स क्या होता है, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, अपने से देखा जाए तो बहुत बहुत दूर होते हैं, तो हमारा साउंड भी थोड़ी दूर तक पहुंच जाता है। जैसे आप चिल्ला के बोलेंगे तो वहां तक पहुंच जाएगा। बट अगर मैं यही बात मैं पानी के अंदर चिल्ला के बोलूं, तो पॉसिबल ही नहीं होने का कि वो उस तक वहां तक पहुंच जाए पानी के अंदर। साउंड्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत क्या सॉरी, वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूलर्स होते हैं, जो उसके कण होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं। ठीक है ना। तो इस चक्कर में साउंड वहां तक नहीं पहुंच पाता, समझे। तो जो भी हमारा माध्यम होगा, उसके कण के आधार पे ही हमारा वेव्स क्या काम करेगी, रिएक्ट करेगी। ठीक है ना। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैसे रिएक्ट करती है, कि कणों के समांतर, जैसे कण की दिशा होगी जो समांतर होगी, वैसे ही हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी वैसे ही रिएक्ट करेगी, ठीक उस कण की तरह ही। ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक इन्वायरमेंटल है, तो जिसके कण हो गए वो यहाँ पे है। ठीक है ना। ये इतनी इतनी दूरी पे है, तो जो हमारी वेव्स भी होगी ना, जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होगी, वो भी गति इसी डायरेक्शन में ही करेगी, जिस डायरेक्शन में हमारे कण होंगे, और वो भी इसके समांतर करेगी। ठीक है ना। अब मैंने कोई बात बोल दी, तो अब ठीक है बच्चों, तो वो इसी तरह की ही करेगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर ट्रेवल्स इन मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्लेक्शन। यानी कि अब जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होगी, वो ट्रेवल कैसे करेगी, वो करेगी दो टाइप में, कंप्रेशन या रेफ्लेक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संपीड़न तथा विदलन के रूप में हम करेंगे। ठीक है ना। अब पार्टिकल जैसे इस तरफ होंगे, तो इस तरफ को हमारा साउंड जाएगा, जैसे कोई ऊपर से बोलना चाहेगा, नीचे की ओर आवाज लगाना चाहेगा तो इस तरफ से होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा इसके अंदर क्या होता है, ट्रेवल्स करता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर हमारा साउंड, कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन के रूप में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्लास के अंदर ट्रांसफर वेव, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अनुप्रस्थ तरंगे। पढ़ते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेशन इन अ डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो माध्यम के जो कण होते हैं, माध्यम के जो कण होते हैं, उसकी जो गति करने की दिशा होगी, तो जो हमारी ट्रांसफर वेव होगी, वो उसके लंबवत वर्क करेगी। यानी कि मान लीजिए ये हमारी क्या प्रोपगेशन ऑफ द डायरेक्शन है कि हमारी ये, तो इसके अंदर जो माध्यम के कण होंगे,
हमारी लॉन्गिट्यूडनल तो समांतर चल रही थी इनके साथ साथ, ठीक है ना, बट जो हमारी ट्रांसफर वेव होती है वो इसके लंबवत कार्य करती है, यानी कि इस तरीके से लंबवत। ठीक है बच्चों, इसके एग्जांपल बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो किसी मीडियम के अंदर लंबवत कार्य करती है, यानी कि इस तरीके से ऊपर नीचे की तरह कार्य करती है। इसलिए अगर मैं इसके डायग्राम, अगर मैं इसके अंदर डायग्राम को देखूं तो इनका इनका जो संचारण भी होगा वो भी इस रूप से होता है, इस तरीके से, ठीक है ना। इनका संचारण भी इस रूप से होता है, लंबवत। देख लो आप, लंबवत है। तो ये हमारा क्या होता है, शीर्ष, हिंदी में से कहते हैं शीर्ष, इसे कहता है गर्भ, ठीक है ना। और इंग्लिश में से हम बोलते हैं क्रस्ट और थ्रो, ठीक है ना, CRUST क्रस्ट, इसे बोलते हैं थ्रो, TROUGS थ्रो, इसे बोलते हैं हम थ्रो, ठीक है ना। और जैसे कि मान लीजिए मैं इसका डेली लाइफ में एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैं पानी के अंदर हूँ, अब जैसे कि कोई व्यक्ति कूदता है पानी के अंदर, तो हम ये तो है नहीं पीछे को जाते हैं, हम क्या काम करते हैं, हम ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना। तो वो ऊपर नीचे होने का जो कारण है वो यही है, ट्रांसफर वेव्स का, ठीक है ना। तो जो जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो हमारी वर्क कैसे करते हैं, किसी माध्यम के अंदर लंबवत, ठीक है ना। आगे बढ़ता है अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए बच्चे, अब जो हमारी लाइट है, LIGHT, जो हमारी लाइट क्या है, ये हमारी क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। और नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या बनना है, ट्रांसफर वेव, ट्रांसवर्स वेव बनना है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी किस में आती है, हमारी नॉन मैकेनिकल में आती है। ये क्या हमारा ट्रांसफर वेव का एग्जांपल बनना है। अब बच्चों जो हमारे, अब मैं अब इससे पहले मैंने पीछे बताया था कि नॉन मैकेनिकल वेव को माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, पर ये माध्यम कहां से आ गया, माध्यम में तो लंबवत कार्य करते हैं। बच्चों जो हमारी नॉन मैकेनिकल वेव होती है वो विदाउट माध्यम के भी आप वर्क करती है और माध्यम में भी वो वर्क करती है, यानी कि वो दोनों जगह उसको, वो दोनों जगह वर्क करेगी, जहां माध्यम नहीं होगा और जहां माध्यम होगा दोनों तरफ वर्क करती है, ठीक है ना। पर माध्यम के अंदर वो कैसे काम करती है, कणों के बीच की लंबवत वर्क करती है, ठीक है बच्चों। और हमारी क्या हो गई, हमारा साउंड यानी कि ध्वनि, और हमारा साउंड क्या है, हमारा मैकेनिकल वेव होता है, क्योंकि इसे माध्यम की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या बना, लॉन्गिट्यूडनल का, ठीक है बच्चों। अपना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। साउंड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको समझ लो बच्चों अच्छे से, पेपर में लिखने के आपके बहुत मदद करेंगे। साउंड रिक्वायर्ड ऑफ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, यानी कि हमारे साउंड को किसी माध्यम की जरूरत होती है, क्योंकि साउंड का चैप्टर है तो पता होना चाहिए कि हमारे साउंड को माध्यम की जरूरत होती है, सब क्लियर करा रखा है पीछे भी। साउंड कैन बी ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड गैस, की साउंड हमारा सॉलिड लिक्विड गैस में भी ट्रेवल कर सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इज सॉलिड एंड मिनिमम इज एयर। तो अगर मैं देखूं कि अगर मैं साउंड की अगर मैं बात करूं कि किसके अंदर, सॉलिड के अंदर कितनी तेज आवाज होगी, लिक्विड के अंदर कितनी, गैस के अंदर उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, तो बच्चों देख लेते हैं कि जो हमारा स्टील होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा साउंड सुनाई देगा। जैसे कि ये सॉलिड है तो सबसे ज्यादा तेज आपको सुनाई दे रहा होगा, तो इसकी जो स्पीड होगी पर सेकंड कितनी होगी, 5000 मीटर पर सेकंड होगी। और वाटर के अंदर कितनी होगी, 1500 मीटर पर सेकंड होगी। और एयर के अंदर कितनी होगी, 330 मीटर पर सेकंड। तो इसलिए मिनिमम कितनी एयर में और मैक्सिमम कितनी है सॉलिड के अंदर है, ठीक है ना। इसलिए हमें सॉलिड में ज्यादा तेज आवाज सुनाई देती है अगर हम पीटते वगैरह, वाटर के अंदर कम और एयर के अंदर और उससे कम सुनाई देता है हमें साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेटिंग होगा तो उसके अंदर साउंड भी जाहिर सी बात है प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन इज लैरिंक्स, कि जो मनुष्य के अंदर जो जो साउंड प्रोड्यूस करता है उस ऑर्गन्स का नाम क्या है, लैरिंक्स, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या लैरिंक्स है, तो जब हमारा लैरिंक्स वाइब्रेटिंग करेगा तो हमारे वोकल कॉर्ड के अंदर क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। वक्त तंतु कहते हैं, हिंदी में कहता है वक्त तंतु, ठीक है ना। तो वक्त तंतु के अंदर साउंड प्रोड्यूस होगा, इसी जरिए हमारा साउंड निकलेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं तो फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर जो होता है वो वक्त तंतु कितना होता है, वो 1515 मिलीमीटर होता है। और मनुष्य के अंदर कितना होता है, 20 मिलीमीटर का वक्त तंतु होता है, ठीक है ना। जब लैरिंक्स वाइब्रेटिंग करेगा तो वोकल कॉर्ड के अंदर साउंड प्रोड्यूस होगा, जिससे हमारी आवाज बाहर निकलती है। क्लियर बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला टॉपिक क्या है, वेवलेंथ, ठीक है ना। वेवलेंथ को हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्ध्य, जिसे हम रिप्रेजेंटेड करते हैं लैम्डा से, ठीक है।
a distance traveled by the wave during one complete oscillation is called a wavelength of the wave। यानी कि एक दोलन में, एक दोलन के अंदर वो जितनी दूरी को वो तय करेगा या वन ऑक्सीलेशन में वो जितनी डिस्टेंस को वो कवर करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा वेवलेंथ। तो इसका पूरा ऑक्सीलेशन इस तरीके से होता है कि यहाँ से चल के ये पूरा एक क्या कहलाया जाता है, वन ऑक्सीलेशन। और वो वन ऑक्सीलेशन के अंदर जितनी दूरी वो तय करेगा या तो वो क्या कहलाई जाएगी, वेवलेंथ। क्या कहलाई जाएगी, तरंग दैर्घ्य, जिसे हम रिप्रेजेंटेड करते हैं लैम्डा से। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, एम्पलीट्यूड, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं आयाम। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी कि अब मैं आपको बता देता हूँ एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये क्या हमारी वेव, एम्पलीट्यूड बच्चों ये होता है इसका, ये जो आप देख रहे हो ये क्या कहलाया जाता है, इसका एम्पलीट्यूड, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, इसे हिंदी में कहते हैं हम आयाम। ठीक है, ये कहलाया जाता है इसका एम्पलीट्यूड। अब क्या होता है, इसे हम हिंदी में समझ लेते हैं। यानी कि तरंग के किसी कण द्वारा इसकी साम्यावस्था से अधिक विस्थापन को हम आयाम कहते हैं। तरंग के किसी कण द्वारा उसकी किसी साम्य अवस्था से अधिक विस्थापन को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। मान लीजिए एक ये है और एक आपके सामने ये है, तो मैं क्या देख रहा हूं, इसका ये हमारी लो एनर्जी, ये हमारी हाई एनर्जी है। तो मैं देख रहा हूँ लो एनर्जी का जो हमारा आयाम है वो क्या है, कम है। ये एम्पलीट्यूड क्या है हमारा, कम। और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा। तो किसी कण की किसी साम्य अवस्था से अधिक विस्थापन क्या कहलाया जाता है, आयाम कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल। द टाइम टेकन अ कंप्लीट टू वाइब्रेटिंग इज कॉल्ड ए टाइम पीरियड। यानी कि एक कंपन को पूर्ण करने में जितना समय लगा होगा वो क्या कहलाया जाएगा, टाइम पीरियड। अब इसका एक कंपन पूर्ण कहाँ पे कंप्लीट हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाया गया, इसका टाइम पीरियड, ये कहलाया जाता है इसका टाइम पीरियड। ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा, इसकी तरंग दैर्घ्य। ठीक है, आगे बढ़ता है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्या हमारे इसके अंदर बेटा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहता है आवर्ती। ठीक है ना, अ नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड ए फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, यानी कि एक कण को पर सेकंड में उसने जितना कंपन उत्पन्न किया होगा, पर सेकंड के अंदर उसने जितना कंपन है, जितना वाइब्रेशन उसने उत्पन्न किया, वो क्या कहलाया जाता है, उसकी आवर्ती कहलाई जाती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म हो गई एच जेड। ठीक है ना, अपना नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे सारे क्या करेक्टरिस्टिक है साउंड को लेकर। ठीक है ना, बारी बारी करके हम इसको समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि रिलेशन बताइए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में, तो क्या है, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये इसका सूत्र है, यानी कि F इक्वल्स टू 1/T, यानी कि रेसिप्रोकल कर दो। इन द सेंस कहने का मतलब, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी कहती कि पर सेकंड में उसने, जैसे पर सेकंड में उसने जितना कंपन किया, मान लीजिए मेरी किसी चीज ने पर सेकंड में 10 इसका कंपन किया, तो मैं क्या मान सकता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 10 हर्ट्ज। ठीक है ना, इतनी हो गई कि इसने पर सेकंड में इतना वाइब्रेट किया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगा, 10 हर्ट्ज। अब मान लीजिए इन द सेंस मैं कहता हूं कि मेरी 15 फ्रीक्वेंसी है, कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है, 15 पर सेकंड क्या है, फ्रीक्वेंसी है। मान लीजिए वो 3 सेकंड के अंदर क्या है, उसकी 15 मान लीजिए वो क्या काम करता है, 3 सेकंड के अंदर 15 बार क्या करता है, वाइब्रेटिंग करता है। ठीक है, 3 सेकंड के अंदर 15 बार वाइब्रेटिंग करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ क्या होगी। अब वो कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो कर दीजिए 1 सेकंड इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि 15/3। तो रेसिप्रोकल कर दिया टाइम पीरियड का, तो 3 5 15, तो पर सेकंड उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी हो रही है, 5 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ये रिलेशन है, तो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड के अंदर। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों हमारे इसके अंदर अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब इसके अंदर हमारा क्या रिलेशन है उसको हम समझते हैं।
देखिए हमारा वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस को कवर अप करता है उसे हम क्या कहलाते हैं, वेवलेंथ। क्या वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर करा, लैम्डा, लैम्डा अपॉन टी। तो मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। तो ये हमारा क्या आ गया, एक रिलेशन निकल कर आ गया फर्स्ट इक्वेशन। यानी क्वेश्चन के अंदर अगर तुमसे वेलोसिटी निकालने के लिए पूछेगा तो आपको दो चीजें गिवन देगा, या वी दे देगा, टी दे देगा, लैम्डा पूछ लेगा, ठीक है ना, कि उसने कितना डिस्टेंस को कवर अप करा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या कर मैं देखूं तो हमारा टी क्या इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हमारा लैम्डा क्या इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, v इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/t। और हमने अभी पीछे पढ़ा है 1/t हमारे किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ जितना वो पर सेकेंड के अंदर जितना वो वाइब्रेट करेगा वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अभी हमने पीछे समझ लिया। तो एक रिलेशन ये भी निकल गया कि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी हमारा क्या निकाल के देगा, हमें वेलोसिटी निकाल के देगा। ये हमारा सेकंड रिलेशन हो गया, ठीक है ना। कुछ भी चीज हो सकता है, जैसे आपको वेलोसिटी दे देगा, लैम्डा दे देगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, तब आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो इन दोनों चीज से, ठीक है ना। और आपको दोनों चीज दे देगा तो आपको आपका वेग निकल सकता है, और मान लो आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा, वी दे देगा, तब आप लैम्डा निकाल सकते हो, दूरी निकाल सकते हो। तो ये आपका रिलेशन है इन चारों के बीच में, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा साउंड यानी कि ध्वनि का पहला लेक्चर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो बने रहिए वीडियो के अंदर, और जल्दी से जल्दी नॉलेज वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर वीडियो पसंद आती हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।